तो जब जब गर्मी के दिनों की शुरुआत होती है कमोवेश यही हालत देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती है पानी की किल्लत की। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के गेस्ट हैं सुरेंद्र मोहन शर्मा हैं, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट हैं, जयंत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहन सिंह राठौर हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और रितेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र मोहन शर्मा सर आप ही के साथ। सर, ग्राउंड वाटर गर्मी के दिनों में इतना नीचे क्यों चला जाता है सर? नल तो छोड़िए, हेडपंप्स तक में खींचने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है। इसकी सर हकीकत क्या है और आखिरकार इसकी जड़ में है क्या? देखिए, भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है 2024 में और वो इतनी अच्छी रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, अच्छी सूचनाएं उसमें हमको मिली है कि 2004 में पूरे देश में करीब करीब 800 असेसमेंट ब्लॉक थे जो अति दोहित थे। मतलब उसमें रिचार्ज से ज्यादा हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे और 2024 आते आते 20 साल में वो अति दोहित ब्लॉकों की संख्या कम होकर अब करीब करीब 716 रह गई है। इसका मतलब ये है कि भूजल में तो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ साथ भूजल के स्तर भी बेहतर हो रहा है। ये इस कारण है क्योंकि हमको बारिश अच्छी मिल रही है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है वो 2004 में 216 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, जो 2024 में जाकर के 246 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गई है। मतलब 30 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे यहाँ बढ़ा है और वो इसलिए क्योंकि प्रकृति हमारे पे मेहरबान है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं उनकी संख्या कम हुई है, हमारे जो सेफ ब्लॉक्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। हमारे मध्य प्रदेश में ही जहाँ की हम चर्चा कर रहे हैं करीब करीब 80% क्षेत्र सेफ ब्लॉक में आता है, जहाँ पे कि भूजल का दोहन बारिश के रिचार्ज से कम है। मतलब हम आत्मनिर्भर हैं भूजल के मामले में। लेकिन फिर ये क्यों समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती है? और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हमारे पास जो भूजल है उसका हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति ने हमको दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन हर गांव की अपनी अपनी समस्याएं हैं और वो अलग अलग है। हमको ये समझना पड़ेगा कि कुल भूजल सीमित मात्रा में ही है, उसकी मात्रा असीमित नहीं है। और उसमें जो भूजल के उपयोग का डेटा आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कुल भूजल का 90% कृषि में उपयोग होता है। कुल भूजल का 7% हमारे घरेलू पानी के पीने में और स्वच्छता में उपयोग होता है और केवल 3% भूजल का उपयोग हमारी औद्योगिक इकाइयां करती हैं। लेकिन हमारी नीतियां क्या है? हम सारे के सारे लोग, नीति निर्माता से लेके प्रशासनिक अमला तक और तकनीकी अमला तक, उद्योगों के ऊपर लगाम लगाने में लगे हुए हैं कि हम उस 3% पानी में कितनी बचत कर लेंगे। लेकिन जो कृषि में 90% भूजल का उपयोग हो रहा है पूरे देश में, उसकी चिंता नहीं है। ऊपर से हमारे को फ्री सब्सिडीज है, फ्री बिजली है और असीमित बिजली उपलब्ध है किसानों को। निश्चित रूप से किसान हमारे अन्नदाता है, उनको पानी मिलना चाहिए, उनको बिजली भी मिलना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर कोई नियंत्रण हमारा नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब तक ये भूजल दोहन कृषि के क्षेत्र में कम नहीं होगा, उसमें हम डिमांड साइड मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारा पीने के पानी का संकट बरकरार रहेगा। अभी जो आपकी रिपोर्ट देख रहा था, बहुत खूबसूरत रिपोर्ट है। उसमें तो सस्टेनेबिलिटी की जब हम चर्चा करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी? सरकार की भूमिका क्या होगी सुरेंद्र सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की भूमिका ये होना चाहिए कि हर गांव की माइक्रो प्लानिंग हो। हर गांव की अपनी अलग समस्याएं हैं, विशिष्ट समस्याएं हैं। एक गांव में आपने देखा कि सरपंच साहब ने किसी जल स्रोत पे कब्जा कर लिया, तो वो इक्विटी की समस्या है। तो उस गांव की एक निश्चित समस्या है कि पानी है वहां पर, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर पानी पे कब्जा कर लिया है। तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। ये सरकार के नेतृत्व वाली टीम ही कर सकती है। जहां पे भी हम जन भागीदारी की बात करते हैं तो जन भागीदारी केवल मात्र उस गांव के लिए डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में होना चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई करना है वो तो सरकार को करना पड़ेगी। कार्रवाई करने में और जो बाकी योजनाएं हैं उसमें सरकार को लीड लेना पड़ेगी। सरकार की लीड हमको दिखती नहीं है। सरकार कहती है कि ग्राम पंचायत अपनी ये व्यवस्था खुद करे, या जन भागीदारी के नाम पे हमको ये सब सिस्टम थमा दिए जाते हैं कि आपके पास सिस्टम है, आपके पास टंकी बना दी गई है। सस्टेनेबिलिटी का एक कंपोनेंट है फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के विधायक इस वक्त जुड़ गए हैं, मोहन सिंह राठौर। राठौर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, मध्य प्रदेश में बहुत जल संकट गहराया हुआ है और ये पहली दफा नहीं है राठौर साहब। जब जब गर्मी आती है हम देखते हैं कि पानी का संकट खड़ा हो जाता है।
घरों के बाहर टैंकरों की कतारें लग जाती हैं लोगों के। और ऐसे में सवाल ये है सर कि आपकी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल देने की योजना तो बनाई, उसको एग्जीक्यूशन भी किया, घर घर तक नल पहुंचाया सर, लेकिन जब नल में पानी नहीं आएगा तो फिर उस नल जल योजना का क्या होगा सर? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता है इस पूरे भूभाग को, मतलब मैं ग्वालियर चंबल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सारे क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। हमें जल संरक्षण और जल की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, कैसे हम पानी का अपव्यय रोक सकते हैं, कैसे हम उस पानी को संरक्षित भविष्य के लिए कर सकते हैं, भविष्य के पानी का उपयोग हम आगे आने वाले समय में कैसे करेंगे। तो बरसात में पानी बरसता है, कई ऐसी नदियां जिनमें बाढ़ आ जाती है, पानी वेस्टेज चला जाता है, कुछ हमारे डैम खाली रह जाते हैं। तो आज ये जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़ा एक विचार किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एक विचार था कि नदियों को आपस में जोड़ना है। बीच में कुछ सरकारें ऐसे आई जिन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन पुनः अब मैं ग्वालियर चंबल संभाग से लेके बिल्कुल आपका उज्जैन और यहां तक की बात करूं तो काली सिंध चंबल पार्वती नदी जोड़ो जो योजना है, इसके आने के बाद हम 1 लाख हेक्टेयर जमीन को अतिरिक्त सिंचाई दे पाएंगे। और अभी जो पानी के कई बांध ऐसे हैं जो खाली रह जाते हैं, जहां पानी की अत्यंत आवश्यकता है, उसके लिए भी हमें पर्याप्त पानी मिल पाएगा। तो ये जो सारा सिस्टम अब तैयार हो रहा है, ये भविष्य में हमारे पानी का जो गर्मियों में जो संकट आता है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरा असामान्य सर, आप कह रहे हैं कि पानी मिल पाएगा, लेकिन देखिए 4 बार तक तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह लिए, केंद्र में पिछले 15 साल से 10 साल से ज्यादा हो गया आपकी सरकार है, अब मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार लंबे समय से चल रही है, लेकिन जनता तो ये पूछेगी ना सर के पानी मिलेगा कब? कितना सब्र की भी इंतहा होती है। देखिए, अभी पानी जहां तक मिलने की बात है, अभी तक सिर्फ हैंडपंप से पानी मिलता था। अब गांव-गांव में ये जो जल जीवन मिशन के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के दर्द को समझा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सबसे बड़ा संकट है, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते थे, उस सबको नल जल योजना के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाने का उन्होंने संकल्प लिया है। ये बात दूसरी है कि कुछ जगहों पर अयोग्य ठेकेदार या मान लो कुछ अधिकारियों की अपनी गलतियों की वजह से कुछ गांवों में ये योजनाएं पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई है, लेकिन उन पे लगातार शिकंजा कस रहे हैं, उन पे लगातार प्रशासन और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, रितेश त्रिपाठी सर। सरकारें कांग्रेस की भी रहीं और दशकों तक रहीं, लेकिन जल संकट को लेकर या जल संकट से उबरने को लेकर कांग्रेस की सरकारों ने भी गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल से जुड़े सभी बुद्धिजीवियों को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी बोल रहे थे अभी कि हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, तो मैं कुछ जो डेटा है जो अभी 4 महीने पहले जुम्मा ही भोपाल से निकल कर आया, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, शायद आपकी जानकारी में। और एक मैं कहा जाए कि हर चीज की खाद होती तो अभी भी आप इतने आशान्वित अपनी सरकारों से, बड़े ही संशय का विषय है। जो रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में 31,000 करोड़ रुपए फूकने के बाद नल जल मिशन में 40% लोगों के पास भी पानी नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा की सड़कें तोड़ दी गई, जिनका 20% ही रिस्टोरेशन किया, मतलब जो पहले से व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के 1271 गांवों में सर्वे किया गया, उनमें 271 गांव वैसे पाए गए जहां पर पूरा काम वेबसाइट में डाल दिया गया, पूरा काम हो चुका है, लेकिन वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। 34 केंद्र व राज्य शासित प्रदेशों में नल जल मिशन आया और मध्य प्रदेश का उनमें से स्थान 30वां है, यानी हम पूरे देश के सबसे पिछड़ी राज्यों में एक है। भोपाल के 30 से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर महिलाएं 400 से आंकड़ों का पोथन्ना लेकर आप बैठे हैं रितेश भाई, लेकिन कुछ आंकड़े मेरे पास नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी ना सर, सुनिए तो 80-90 के दशक में जब अर्बन प्लानिंग हो रही थी तो ग्राउंड वाटर के लिए बराबर मौका दिया है। मैं चाहता था कि समय मैं आपको भी मौका दे रहा हूं, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं ना, उनसे भी सवाल किया कि साहब जल जीवन मिशन का, नल जल योजना का क्या हुआ। आपसे पूछ रहा हूं 80-90 में, जब 80-90 दशक में जब अर्बन प्लानिंग हो रही थी तो ग्राउंड वाटर सेविंग के लिए क्या किया आपकी सरकार ने, बताइए।
तात्कालिक सरकारों ने नजरअंदाज क्यों उस किया समय, गया? अभी आपने देवास की बात अपने इसमें रिपोर्ट में जोड़ी, मैं बताना चाहता हूं उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी की सरकार ने तात्कालिक व्यवस्था करते हुए ट्रेन से पानी मंगवाया था और ये भारत के इतिहास में अद्वितीय कदम था। मैं हाल के वर्षों की बात कर रहा हूं और जब तक सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट निरंतर पानी की समस्याओं समाधान के लिए काम करता रहा। मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 8,000 करोड़ की नल जल के अलावा जो सिंचित परियोजनाएं हैं, जो नहरों की परियोजनाएं हैं, बांधों की परियोजनाएं हैं, वो लंबित हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री जी ने काली सिंध पर्वती चंबल परियोजना की बात कर दी। जब मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना बजट ही नहीं है और जब पहले से 8,000 करोड़ की परियोजनाएं लंबित है, तब ऐसे समय में ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करना और उस पूरे क्षेत्र को जिसको सिंचित करना चाहते हैं वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व भी आता है, तो क्या पूरे बसे बसाए शहर को विदाउट एनी प्लान ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे? और देवास, उज्जैन, इंदौर या आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, जो व्यवस्था है आज भारतीय जनता पार्टी की विदाउट प्लानिंग के कारण ये सारी अवस्थाएं पूरे प्रदेश में हुई है। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जयंत वर्मा सर भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हर साल सर जल संकट गहराता है, खबरें चलती हैं मीडिया में, हम भी कवरेज उनको देते हैं, उसके बाद बारिश भी हो जाती है तो फिर सब जल संकट को भूल जाते हैं। तो ये क्या कहें कि मीडिया हो या फिर सरकारें हो, जल संकट पर सिर्फ सेंसिटिव होने का कोरा नाटक करती हैं, हकीकत कुछ नहीं। देखिए, जो सबसे बड़ी जो चर्चा है वो ग्राउंड वाटर लेवल के कम होने पे है और हमारे शहरों में जितना भी पानी का सप्लाई होता है ये सरफेस वाटर से होता है। सरफेस वाटर यानी वो कहीं पे तालाब है, कहीं पे वो बांध हैं, वहां से सब पानी आता है, सब सरफेस वाटर है। और ग्राउंड वाटर जो है वो एनरिच होता है, वो जो जगह जगह पे जो वर्षों से कंटूर जो जमीन के थे वहां पे, जहां पे गड्ढे थे वहां पे गोंडवाना कालीन और उसके पहले लोगों ने तालाब बना दिए थे। अब जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है तो उन तालाबों में कचरा भर के और वहां हाउसिंग का सारा काम हो रहा है। जबलपुर में लगभग 52 तालाब थे तो अब 4-6 बचे हैं नाम के लिए और सारे वो भूमाफिया ने कब्जा कर लिए हैं। और ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उन सब में मिली रहती है, स्थानीय इकाइयां सारी मिली रहती हैं। इंदिरा जी ने ये कहा था कि जो वन है, वन जो है ये राजस्व का विषय नहीं रहेगा, ये पर्यावरण का विषय रहेगा और उसको संवर्धित सूची में लाया, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो भूजल जो है उसको एनरिच करते हैं, वो पानी को रोकते भी हैं और नीचे स्टोर भी करते हैं। तो वन विभाग जो है उसमें तो पर्यावरण का कहीं उल्लेख भी नहीं है और उसके चलते यह है कि सारे जो पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है, जामुन है, ये वृक्ष तो कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं लगाता है, वो सागौन लगाता है जो गर्मी में सूखे रहते हैं। तो भूजल स्तर तो गिरेगा ही। जब मास्टर प्लान बनता है तो आसपास के 100-200 गांव को आप शहर में ले आते हैं तो वहां के सारे जंगल वाले जो जमीनें हैं वो खत्म कर देते हैं, ग्रीन बेल्ट तो बता देते हैं परंतु वहां पे वृक्ष नहीं लगाते हैं। तो ये सारी चर्चाएं जो है ये तो संसद में और विधानसभाओं में होनी चाहिए। लेकिन जैन सर एक बात मुझे समझाइएगा, जैन सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपने तजुर्बे के चश्मे से अच्छे से देख के मुझे बताएंगे, दर्शकों को समझाएंगे कि शहरों के पॉश इलाकों में तो साहब 24 घंटे पानी की सप्लाई रहती है, कभी भी नल चालू करो, मोटर चालू करो, पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं शहरों के स्लम्स में बात की जाए या फिर छोटे शहरों की कस्बों की बात हो, ग्रामीण इलाकों की बात हो, लोग बाल्टी लेके लाइन में लगते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? जयंत सर देखिए, होता है, एक बार एक मंत्री जी हमको ले गए वहाँ नौरोजाबाद में जहाँ पे इंक्लाइन जो जमीन के अंदर से खदान से कोयला निकलता है, तो वहाँ के सारे लोगों ने घेराव कर लिया कि भाई हम यहाँ नहीं करने देंगे। तो हमने बताया कि क्या कारण है। उनने कहा साहब एक इंक्लाइन होती है तो पानी निकलता है और उसके आसपास के जितने भी 100-200 कुएं हैं और हैंड पाइप है सब चले जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर तो इस प्रकार से आप फेंक रहे हैं सारा का सारा। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में काफी अलग से नीति नियम बनना चाहिए, वाटर पॉलिसी होनी चाहिए और उस पर काम किया जाना चाहिए। तो जो हमारे पास ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट हैं सुरेंद्र मोहन, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल तो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पानी की खपत होती है सर वो होती है खेतों की सिंचाई में।
कोई खेतों की सिंचाई करने का कोई अच्छे से प्लान तैयार नहीं किया गया है और किसान अपनी मर्जी से जितना भी हो खेतों में पानी पाते हैं। तो इसके लिए पहले चलाई जाती थी योजनाएं, अब पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं कि ड्रॉप से पानी की बूंदों से सिंचाई होना और इस तरह की कुछ चीजें हुआ करती थी। तो उस पर सरकार का फोकस है क्या? अब इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि अभी ये जो आज पानी का संकट दिख रहा है, इस पानी के संकट के पीछे कांग्रेस पार्टी के जो 50-60 सालों का शासन था, उस शासन में इस मैनेजमेंट के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल संवर्धन अभियान में, गंगा जल संवर्धन अभियान में लगातार ऐसे पुराने कुएं, बावड़ी जो तमाम सारे सैकड़ों वर्षों से जो बंद हो गए थे, उनको दोबारा से करना, वहां जन सहयोग से फिर दोबारा से चालू करना, ये सब काम बहुत तेजी से हो रहा है और इसके परिणाम आपको 2-4 साल में देखने को मिलेंगे। क्योंकि इन सब के बिना पानी को भविष्य में हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि पानी की बूंद बचेगी तभी जीवन की सांसें चलेंगी और उस दिशा को आज भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। इन 10-15 वर्षों से जो काम किया है, वनों के संरक्षण के लिए काम किया है, पेयजल स्रोतों के लिए काम किया है। 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, 2019 में बनाया और आज 2025 चल रहा है, तकरीबन 6 साल इसको हो गए हैं। लेकिन जमीन पर कितनी उसकी वास्तविकता नजर आई? कितना जल शक्ति मंत्रालय ने पानी के बचाव को लेकर, ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर काम किया? हर साल तो गर्मी पानी के संकट से जूझना पड़ता है ना सर। ये ठीक है, ये ऐसा है जैसे आप पैसे की बचत करते हैं तो आपको उसका परिणाम कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। पैसा आप बर्बाद करेंगे तो उसका परिणाम भी कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। तो आज हम जो कर रहे हैं, इसके बाद हम निश्चित मानते हैं कि अगले आने वाले 2-4 सालों में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। चाहे नदी जोड़ो अभियान हो, चाहे गंगा जल संवर्धन अभियान हो, ये तमाम सारे हैं जहां आम आदमी इन सबसे जुड़ के और पानी की कीमत समझ रहा है, भविष्य में पानी को हमें कैसे मैनेज करना है उसको समझ रहा है और उसी दिशा में सब लोग अब पूरा मानस बना के इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी मैं जिस विधानसभा से आता हूं, भितरवाड़ विधानसभा क्षेत्र, वहां 1000 फीट तक पानी का डेप्थ में पानी उपलब्ध नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद इस हिंदुस्तान में 383 करोड़ रुपए की एक विधानसभा के लिए अभी जो योजना है जो हमारे यहाँ लागू हुई है, उसके बाद हम जो हमारा हरसी जो डैम है, उस हरसी डैम से पानी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जहां वाटर लेवल नीचे चला गया है, जब तक हम फिर दोबारा से पानी का मैनेजमेंट करके उस स्थिति में नहीं आते, तब तक हम अपना सबसे आसान होता है सर सरकारों पर ठीकरा फोड़ देना, सरकारों पर आरोप लगा देना, विपक्ष का साथ देखिए बीजेपी की सरकार है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार स्वयं मनुष्य भी तो है ना सर। जल संकट गहरा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसके पीछे हम लोगों का भी हाथ है। देखिए, पानी को लेके मैं इसको बिल्कुल भी राजनीतिक विषय नहीं बना सकता, ना मानता हूँ किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी ने अच्छा काम किया या किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते। असल में जो भी प्लानिंग है, जो हमारी योजनाएं हैं, बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम था ARWSP, फिर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम हुआ NRDWP 2014 तक था। उसके बाद में फिर उस प्रोग्राम का नाम बदला गया, लेकिन उस प्रोग्राम का कंसेप्ट, उस प्रोग्राम की भावना वही रही। और अब हर घर जल हर घर नल में ये बदलाव आया है कि हम सरफेस वाटर पे शिफ्ट होना चाहते हैं ग्राउंड वाटर की बजाय। ये बहुत अच्छा कदम है। गांव में अभी भी 85% जो नल जल योजनाएं हैं, 85% वो भूजल पे निर्भर है और इसीलिए भूजल की चिंता हमको करना जरूरी है। बहुत आगे क्या प्लान बनाया जाए सर, ताकि हर साल ये समस्या ना देखने को मिले पानी की? आगे क्या प्लान बनाया? बिल्कुल, ये हमको बिल्कुल देखना होगा सर कि हमको एग्रीकल्चर में अपना वाटर यूज, ग्राउंड वाटर का उपयोग कम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं भी बात खत्म करता हूँ कि ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए ड्रिप इरिगेशन जो होता है उस पर कुछ सब्सिडी दी गई एक पर्टिकुलर स्टेट में, नाम नहीं लूंगा मैं उस स्टेट में, क्योंकि मैं पूरे भारत को देखता था एक समय में भारत सरकार की तरफ से। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में ये कहा गया कि ड्रिप इरिगेशन में जो चपटी वाली नलियां हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी नहीं देंगे, जो गोल वाली नलियां हैं ड्रिप इरिगेशन की उस पर हम सब्सिडी देंगे, वो किसी पर्टिकुलर कारण से रहा होगा। तो जब मैं उस राज्य के दौरे पे गया तो मैंने कहा कि ये चपटी वाली नली पे क्यों आप सब्सिडी नहीं दे रहे? यानी कि आप कह रहे हैं कि कृषि में अगर जो पानी की बर्बादी सबसे ज्यादा होती है उसे थोड़ा मैनेज किया जाए तो आगे स्थिति परिस्थिति बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका, सुरेंद्र मोहन शर्मा सर हमारे साथ, जयंत वर्मा थे वरिष्ठ पत्रकार, आपका शुक्रिया, मोहन सिंह राठौर विधायक भारतीय जनता पार्टी आपका शुक्रिया, रितेश त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी आपका शुक्रिया।